periodic classification of elements। ठीक है, ये अगला चैप्टर कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है इसमें कि शुरू के दिनों में बता रहे थे हम कि शुरू के दिनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत कम थे, तो उनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज लोग याद कर लेते थे। क्या फिजिकल है क्या केमिकल है रट लेते थे। लेकिन बताते कि शुरू के टाइम में, बहुत अर्ली टाइम में जब देखेंगे तो 4-5 ही एलिमेंट थे जिनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज याद करना था। तब तो उन्होंने याद कर लिया क्योंकि और कुछ साइंस में सब्जेक्ट था नहीं और ना कुछ ज़्यादा पढ़ना था, तो याद हो जाता था, कर भी लेते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, नए नए एलिमेंट्स का डिस्कवर होने लगे, और फिर जब नए नए एलिमेंट डिस्कवर होने लगे तो उनके जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थे उनको याद करना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि सबका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे याद करे। ठीक, तो उस वक्त तक शुरू में तो आसान था, लेकिन जैसे जैसे बढ़ने वाला मुश्किल होने लगा तो फिर ये एक सोच डेवलप किया कि किसी तरह से वो एलिमेंट को अरेंज किया जाए, उन सभी एलिमेंट को अरेंज किया जाए जिससे उनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज याद करना आसान हो जाए। ठीक है, तो अभी तक जो दिखा रहे एनसीईआरटी के हिसाब से, अब तक जो 10th क्लास के बुक में दे रखा 114 एलिमेंट्स दे रखा है 10th क्लास के हिसाब से। ठीक है, अभी जो एलिमेंट्स है टोटल 114 एलिमेंट्स है। 114 एलिमेंट्स का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है। उनको क्लासिफाई करने का काम शुरू किया गया है और बताते हैं कि सबसे पहले कुछ लोगों ने इसमें अटेम्प्ट किया था और कुछ लोगों का जो काम है अच्छा था तो उनका नाम भी है उसका, उनका नाम दे रखा। जो लोगों ने कुछ कुछ क्लासिफिकेशन करने के लिए काम किए हैं उसमें से पहला नाम दे रखा है डोबेनियर। ठीक है, आगे पीछे नाम देख लीजिएगा। डोबेनियर, ट्रायड लॉ, इन्होंने जो तरीका अपनाया था उसका नाम रखा है डोबेनियर ट्रायड लॉ, अभी मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा दे रखा न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, ऑक्टेट लॉ, न्यूलैंड्स ऑक्टेट लॉ। आगे लोथरमेयर भी नाम दे रखा, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं लिखा तो मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ लोथरमेयर का। आगे दे रखा मेंडलीव, ठीक है ना, मेंडलीव क्लासिफिकेशन। ठीक है, और चौथा जो क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन, और इसको दिया है मॉसले ने। ये कुछ नाम दे रखा है जिन्होंने क्लासिफाई किया है, कुछ कोशिश किया जितना भी उनको समझ में आया उस वक्त के हिसाब से। ठीक है, अब जैसे क्या है कि आजकल हम लोग पढ़ते हैं a+b का होल क्यूब, नहीं, बहुत बच्चों को याद नहीं, जैसे हमने बताया था। अभी हम लोग 2023 में है, लेकिन जब ये पहले फॉर्मूला बनाया गया होगा तो 100 साल से ज़्यादा हो गया होगा इस फॉर्मूले के बने हुए। तो जो 100 साल पहले एक आदमी ने दिया था, आज तक हम लोग उस फॉर्मूले को याद नहीं कर पाते या याद नहीं रख पाते। जब ज़रूरत होती है तो याद करते वह भूल जाते हैं। ठीक है, कितनी बात में, तो ये याद रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात होता है। तो क्या बताया कि ये जो डोबेनियर ट्रायड लॉ है, उस वक्त जो उनको समझ में आया, जैसा वातावरण था, जितने एलिमेंट थे, उनको अरेंज करने की कोशिश की। सबसे पहले हम डोबेनियर का चलते हैं, क्या दे रखा और क्या रहा उसका, बाकी सब मिटा देते हैं। इन इतने ही के नाम को हम लोग को जो जो दे रखा है इसको डिस्कस करना है। ठीक है, डोबेनियर ने जो अपना काम किया वो दे रखा 1817 में, ये डोबेनियर ट्रायड लॉ दिया। क्या इसका कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट, कि जितने भी एटॉमिक मास होते हैं, जितने भी एलिमेंट थे,
उनका अगर एटॉमिक मास को अरेंज करते इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या देखा गया कि 3 एलिमेंट के मास को ग्रुप बनाते हैं, और जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसका मास उन दोनों मास के एवरेज के या मीन के बराबर होता है। ट्राइड मतलब 3, डोबेनियर ट्राइड लॉ का मतलब ये 3 एलिमेंट्स का मास लिया गया और उसके 2 एटम के मास का मीन निकालते हैं, तो तीसरे के मास के बराबर होता है। जैसे उन्होंने एलिमेंट लिया लिथियम, मास है इसका 7 ले लेते हैं, वैसे 6.9 दे रखा है लिथियम। पोटेशियम दे रखा है, ये पोटेशियम दे रखा है, सोडियम सॉरी बीच में है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 और पोटेशियम का 39 है। ये एलिमेंट है, ये एटॉमिक मास है, ठीक है। ये इसको समझाने के लिए दिया डोबेनियर ट्राइड लॉ। 3 एलिमेंट का लेते हैं एटॉमिक मास, 2 एलिमेंट के मास का जो मीन लेंगे वो बीच वाले के बराबर होता है। जैसे ये पहला है, ये तीसरा है, इन दोनों के मास को प्लस कर दिए और मीन निकालिए। ये कितना हो जाएगा 46 अपॉन 2 23। ये सोडियम के मास के बराबर है। डोबेनियर ट्राइड लॉ क्या बताया कि 3 एलिमेंट्स को लेते एक साथ, तीनों का एटॉमिक मास को जब अरेंज करते हैं तो 2 के एटॉमिक मास का जो मीन होता है वो बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर होगा। ये उस वक्त उन्होंने डोबेनियर ने एक आइडिया दिया एलिमेंट को अरेंज करने के लिए एटॉमिक मास के बेस पे। कितनी बात में ऐसे ही कुछ एलिमेंट और लिए उन्होंने, जैसे लिए नाम दे रखा है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये भी 3 एलिमेंट का लिया, इसका मास लिखते हैं। तो क्लोरीन का मास होता है 35.5, ब्रोमीन एंड आयोडीन का मास होता है, ये दे रखा 79.9, तो एक बार हम लोग 80 तक ले सकते हैं, और ये 126.9, ये भी एक 127 ले सकते हैं। ये मास दे रखा था। अब इन दोनों क्लोरीन और आयोडीन के मास का मीन निकालते हैं, क्लोरीन आयोडीन का मास का मीन निकालते हैं। तो ये है 35.5 और ये है और लगभग 127 अपॉन 2 ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 81 के आसपास आ जाएगा, 81 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ब्रोमीन के मास के बराबर होने लगेगा। ये इस तरह से उन्होंने 3 एलिमेंट का एटॉमिक मास को कंसीडर करके बताया। तो एक तो दे रखा सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये ट्राइड लॉ में आप याद रखिएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक कॉम्बिनेशन बनाया था, और 2 कॉम्बिनेशन और दे रखा, वो भी मैं लिख देता हूँ, उसे याद कर लेने का। उस पर बताया कि इसके साथ कौन से 3 एलिमेंट डोबेनियर ट्राइड ने यूज किया था। तो उसके बाद दे रखा ये 2 कॉम्बिनेशन, इसका हम बना देते हैं। कौन कौन सा दे रखा, एक है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एक दे रखा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और दूसरा दे रखा कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, ठीक है। तो ये 4 ग्रुप उन्होंने बनाया था, अच्छी कोशिश की, मगर ये 4 ग्रुप बनाने के बाद क्या देखते हैं कि और दूसरे जो एलिमेंट थे उनका एटॉमिक मास इस रूल को वैलिड नहीं करता। ये कुछ ही एलिमेंट थे जिनका मास 2 को प्लस करके मीन निकाला तो मास आ जाता था, मगर इसके अलावा और कोई नहीं आता था। कितनी बात सुन में। तो ये काम तो उन्होंने किया, मगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ कि सारे एलिमेंट को कोई अच्छा अरेंजमेंट मिल गया। कितनी बात में, मगर ये इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ट्राइड लॉ के 3 एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन में है। ऐसे ही रखा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो हेलोजन ग्रुप है, आसानी से याद हो जाएगा। ऐसे ही रखा सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये 4 ही ग्रुप है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इतना ही याद करना डोबेनियर ट्राइड लॉ में। ट्राइड लॉ में बस ये कंसेप्ट है कि 2 एलिमेंट का जो मास होता है उसका मीन निकाला तीसरे के बराबर होगा, वो बीच में आएगा, ठीक। मगर ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ, तो इस तरह से ये काम रह गया, इनका नाम बस रह गया केमिस्ट्री में, ठीक है। अगला आता है ऑक्टेट, न्यू लॉरेंट्ज ऑक्टेट लॉ, वो देखते हैं उन्होंने क्या किया था
क्लासिफिकेशन में, इसे मिटा देते हैं। न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ, न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ क्या बताया कि न्यूलैंड ने 1866 में काम किया। 1866 का काम है इनका। ठीक है, जिस वक्त ये काम किया उस वक्त नंबर ऑफ एलिमेंट थे 56। नंबर ऑफ एलिमेंट 56 था जिस वक्त न्यूलैंड ने काम करा था, उस वक्त 56 एलिमेंट थे। ठीक, इन्होंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट से थे उसके, उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से अरेंज किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से अरेंज किया, और क्या देखा, मास तो बढ़ता जा रहा है लेकिन उनका केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारे मैच कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एटॉमिक मास से अरेंज किया, मास तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा कुछ देर के बाद। कितनी देर के बाद? ऑक्टेट लॉ था, यानी हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज के बराबर प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, क्या समझ में आई? ये है क्या हम बताना चाह रहे हैं, इनका क्या कंसेप्ट था? ऑक्टेट, हर 8वां एलिमेंट, द केमिकल प्रॉपर्टीज of eighth element is similar to first element। ये इसका मतलब हुआ, हर 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो पहले वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बराबर होगा। उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, और कैसे अरेंज किया वो मैं लिखता हूं यहाँ पे 2-3 लाइन। ठीक है, पहला दे रखा हाइड्रोजन, एटॉमिक मास में सबसे कम होता है। इसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये ज्यादा दूर हो गया। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सबका एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर देखेंगे तो 1 होता है, लिथियम का 6 होता है। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3 होता है, तो 6 इसका एटॉमिक मास होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, मास है 8, बोरोन का 5, 10, कार्बन का 6, 12, नाइट्रोजन का 7, 14, ऑक्सीजन का 8, 16 एटॉमिक मास हो गया। ये तो मास के हिसाब से अरेंज कर दिया, लेकिन इसका जब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो इसके आगे जो आ रहा है, वो जो आ रहा है उसका जो मास तो ज्यादा है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज जो है हाइड्रोजन से मिल रहा है, और वो है क्लोरीन। क्लोरीन का मास तो ज्यादा है, लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टीज इस हाइड्रोजन से मिलता जुलता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका जो है ना, लिथियम का प्रॉपर्टीज सोडियम से मिलता जुलता है। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। ठीक है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है। ये कितनी बात सुन में? इसके आगे, सल्फर के आगे जो जा रहे हैं हम लोग, तो दूसरा एलिमेंट है, मास तो ज्यादा है मगर उसका प्रॉपर्टीज मिलता है किससे? ब्रोमीन से। ब्रोमीन से उसका मास मिलता है। सोडियम का मास ज्यादा है मगर प्रॉपर्टीज जो है पोटेशियम के बराबर। पोटेशियम का जो मास होगा वो सोडियम के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये पोटेशियम हो गया। ये कैल्शियम है। ठीक है, ये क्रोमियम है, टिटेनियम है, मैग्नीज है, आयरन है। कितनी बात सुनी? ऐसे इन्होंने टेबल सजा के दे रखा था।
आगे चलते हैं, इसको समझ में आ गया इतनी बात। क्या बता रहे हैं कि अगर एटॉमिक मास के हिसाब से अगर अरेंज करते हैं तो मास तो बढ़ता जाता है, लेकिन जब उसका केमिकल प्रॉपर्टीज मैच कराते हैं तो हर 8वें एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पहले से मिलता जुलता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, मास बढ़ गया। मगर इसके आगे जो आता है क्लोरीन, क्लोरीन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये हाइड्रोजन से मिलता जुलता है। फिर ये सोडियम का प्रॉपर्टीज लिथियम से मिलता है, मैग्नीशियम बेरिलियम से मिलता जुलता है, एल्युमिनियम बोरोन से मिल रहा है, सिलिकॉन कार्बन से मिलता है, फास्फोरस नाइट्रोजन से, ये इस तरह से। फिर इसके आगे गए, फिर ये ब्रोमीन आ गया। ये ब्रोमीन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इससे मिलता जुलता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है। और इस तरह से इन्होंने अरेंज किया। ये एक बहुत ही अच्छा काम था, लेकिन ये सिर्फ कैल्शियम तक ही हो पाया, या कैल्शियम तक ही सक्सेस रहा। कैल्शियम का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना है? 20 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास 40 हो जाता है। तो कहाँ तक ये सक्सेस होगा पाया ये लॉ? कैल्शियम तक, ठीक है। तो दिस न्यूलैंड्स वर्क was very good, but it was successful only up to कैल्शियम तक ही सक्सेसफुल रहा है। कैल्शियम तक जो बोलते हैं ना, लाइटर एलिमेंट्स भी बोलते हैं इसको, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बोरोनियम, कैलियम, इन सब को हम लोग जो बोलते हैं ना लाइटर्स एलिमेंट भी बोलते हैं। और it was valid only for lighter elements। ये जो हल्के एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये वैलिड था। ये कितनी बात में ये कुछ ऐसे ही था, बताते हैं इसको कि ये ऐसे ही था जैसे हमारा म्यूजिकल जो है टोन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडियन म्यूजिकल टोन में सा रे गा मा पा धा नी 7 होते ना, सा रे गा मा पा धा नी 7 होते, तो ऐसे ये 7 तक तो ठीक जाता है, 8वां फिर रिपीट करता है, ठीक है। जैसे म्यूजिकल नोट जो है सारे गामा पादानी, फिर वो सारे गामा से ही आ जाएगा। तो ऐसे ही दे रखा कि जब एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से 7 तक तो ठीक जाता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। लेकिन जो 8वां आता है उसका जो मास तो ज्यादा है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पहले वाले से मिलता जुलता है। 8वें का, 9वें का फिर दूसरे से मिलता है, 10वें का फिर तीसरे से मिलता है। इस तरह से ये इस तरह का अरेंजमेंट उन्होंने किया। न्यूलैंड्स का काम बहुत अच्छा था, लेकिन बस लिमिट ये था कि सिर्फ वो कैल्शियम तक ही हो पाया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, यहाँ पे देखिए कैल्शियम जो है ना ये 56 एलिमेंट था, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं हो पाए। चले हम लोग कितनी बात समझ में। तो इन्होंने 56 एलिमेंट था, लाइटर एलिमेंट को तो अरेंज कर दिया, बिल्कुल सक्सेसफुल था। लेकिन जो हेवियर एलिमेंट होते हैं उनको इस तरीके से अरेंज नहीं हो पाया, या उनका केमिकल प्रॉपर्टीज उस तरह से मैच नहीं कर पाया। लेकिन उनका काम सिग्निफिकेंट था, रिकॉग्नाइज था, बहुत ही काम अच्छा था, लोगों ने इसको पहचाना इस काम से, ठीक है। आगे चलते हैं, ऐसे ही चलते चलते आगे चलते हैं तो आता है नाम मेंडलीव का। मेंडलीव क्लासिफिकेशन करने जाते हैं, इसके बाद समझ में आए। आगे चलते हैं, अगला दे रखा मेंडलीव क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या बताया मेंडलीव ने कि इन्होंने क्या किया, ये कौन सा नया चीज लेके आए। तो इन्होंने बताते कि ये भी इनका कोई नया चीज नहीं था, जो पुराने लोगों ने काम किए थे उन्हीं के काम को पहले देखा कि उन्होंने क्या किया था और क्यों उनके प्रोग्राम या उनका जो प्लान था वो फेल हो गया, ठीक है। जिस वक्त मेंडलीव काम करना शुरू किए उस वक्त तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट था उस वक्त
63 था नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव के टाइम में 63 एलिमेंट थे। ये पूछता रहता कि व्हेन द मेंडलीव वाज स्टार्ट टू वर्क हाउ मेनी एलिमेंट्स वेयर देयर एट दैट टाइम, कितना थे उस वक्त एलिमेंट। तो ये पूछता रहता है, एक दो बार आ चुका है इस तरह का। 63 एलिमेंट थे। तो हम क्या बताएं कि वो जो पुराने काम थे, जैसे डोबेनियन ने किया, जैसे न्यूलैंड ने किया, जैसे लोथमियन ने किया, क्या उन्होंने कंसेप्ट किया था, कहाँ तक सक्सेस हुए, क्यों फेल हो गए, उन सारी बातों को स्टडी किया उसने। और हम क्यों कर रहे हैं ये चीज, उसको स्टडी किया। हम लोग एलिमेंट को क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्या एम है इसका क्लासिफिकेशन करने का। एम ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे जैसे टाइम बीत रहा बढ़ते जा रहे हैं, उनका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज याद करना मुश्किल होता जा रहा है, तो उसको आसान कर दिया जाए, कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया जाए कि उनके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को याद करना आसान हो जाए। यही तो मोटिव है हमारा। तो इस मोटिव को देखते हुए मेंडलीव ने खुद से उन सारे वर्क और वो जो मोटिव था उसको मिला के अरेंज किया, और फिर जो अरेंज किया उसका कंसेप्ट रखा है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास तो न्यूलैंड ने भी किया था। न्यूलैंड ने भी जो क्लासिफिकेशन किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, वो भी किया था, मगर इन्होंने भी वही कंसेप्ट उठाया। ठीक है, क्या लिखा, मेंडलीव अरेंज all the element based on increasing atomic mass। ठीक है ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे इन्होंने भी अरेंज किया। ठीक है, चलिए हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, लेकिन इन्होंने जो अरेंज किया, इन्होंने सिर्फ एटॉमिक मास पे स्टिक नहीं रहे कि भाई खाली एटॉमिक मास देखना है। उन्होंने अरेंज किया एटॉमिक मास को भी समझना है, प्रॉपर्टीज को भी कंसीडर करना है, और जो हमें मोटिव है कि एटम जो है एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी एक जैसा वो एक तरफ आ जाए ताकि याद करना आसान हो जाए, उन सारी बातों को भी देखते हुए उन्होंने अरेंज किया। क्या बताया कि उसका जो, अच्छा एक चीज और था, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रिएक्टिविटी था, उस रिएक्टिविटी को भी देखते हुए अरेंज किया, क्योंकि उस टाइम में जितने एलिमेंट थे उसका रिएक्टिविटी अगर कंसीडर किया गया था तो उस वक्त ऑक्सीजन सबसे ज्यादा और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, तो वो उनके रिएक्शन को भी कंसीडर किया। अभी जैसे हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और मेंडलीव का जो मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन किया, उस क्लासिफिकेशन का जो बुकलेट बनाया, जो चार्ट बनाया और जो क्लासिफिकेशन करके दिया, उसको जो पब्लिश किया था, ठीक है ना, उसको जो पब्लिश किया वो 1872 में। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन किया था उस क्लासिफिकेशन को 1872 में उसने पब्लिश किया। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या उसने किया था मेंडलीव ने, और मेंडलीव का काम क्यों बाद में रिकॉग्नाइज हुआ। इसे मैं मिटाता हूं, इसके आगे की बात बताता हूं। ठीक है, मेंडलीव का जो वर्क था, उसने एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया उसने। और अरेंज करने के बाद उसको क्या देखा कि उसके ऐसे जो है पीरियड्स बनाए, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे ये ऐसे पीरियड बनाए, इसको कहते हैं पीरियड्स। ठीक है ना, कितनी बात में, और ये 7 पीरियड बनाए, इसमें 7 पीरियड बनाए। ठीक है, 7 पीरियड्स थे इसके, और वो जो थे 8 ग्रुप थे। ये ऊपर से नीचे जो आता है इस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया था उसने। 8 ग्रुप बनाए, 8 ग्रुप। ठीक है, आगे चले हम लोग। तो ये मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था, ये उसको 1 2 3 4 5 6 7
इस तरह से उसने चार्ट बनाया, जितने भी एलिमेंट थे इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उसने अरेंज कर दिया। तो इन्होंने कोई नया काम नहीं किया, जो न्यूटन ने किया था वही काम किया, लेकिन इन्होंने क्या नया किया वो देखने जा रहे हैं हम लोग। कितनी बात में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के हिसाब से ऐसे अरेंज करते गए करते करते, और जितने भी उस वक्त के एलिमेंट थे सबको अरेंज कर दिया। 7 पीरियड्स बनाए और 8 ग्रुप्स बनाए, ठीक है। तो कितने पीरियड कितना ग्रुप बनाया, 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स उसने बनाए और इस तरह से अरेंज कर दिए। लेकिन जो मेन इसका फीचर था वो क्या था